में एक वो उस तरह के भाव नहीं होते जो होने चाहिए। जी। जी। मैं सब आपके पास आता हूँ अभी। जो बात या दादा ने कही और सुनील जी ने कही वो वास्तव में ही उचित है, लेकिन हमारा भी सामाजिक ताना बाना बिखरना शुरू हो गया है भारत में, और धार्मिक उन्माद भी बढ़ रहा है, घृणा बढ़ रही है यहाँ पर लोगों में। हमारी जो उदारवादी छवि होती थी उसमें भी कमी आ रही है विदेशों के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें अब इस रूप में देखा जा रहा है कि जहां पर हम लोग भी उतने उदारवादी और पीसफुल नहीं हैं जितना पहले उसको परसीव किया जाता है। तो इन पे पिछले कुछ 5-6 सालों में जो अटैक हुए हैं फॉरेन में मंदिरों पे या बाकी जगह पे, उनकी संख्या भी बढ़ी है। ये हेट क्राइम की जो संख्या वो बढ़ी है इसमें। आप इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? आप संविधान के विशेषज्ञ भी हैं, आपने बहुत उच्च पदों पर भी कार्य किया। राष्ट्रपति जी जो सबसे नंबर 1 भारत के नागरिक माने जाते हैं, आप उनके ओएसडी भी रहे हैं के आर नारायणन साहब के, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही विद्वान पुरुष थे। तो आपको ये आजकल के हालात के ऊपर अगर एक टिप्पणी करनी हो, ऑब्जर्वेशन हो, आपकी कमेंट हो, तो क्या होगा उसके अंदर? आप इस सारे दृश्य को कैसे देखते हैं साहब साहब? बहुत धन्यवाद दिनेश जी, मैं आपके आभारी हूँ। मुझे ये जो डिस्कशन में लाहिरी जी और अन्य साथियों के साथ अंश ग्रहण करने के लिए एक मौका दिया। ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा के ऊपर आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये देखिए, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा जो पहला प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, 1927 में उन्होंने पहली बार कोई लीडर अगर फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखे थे तो आजादी का 20 साल पहले 1927, और ब्रसेल्स में जो लिखे थे इंडिया फॉरेन पॉलिसी, आजादी के 20 साल से पहले, वो जो डॉक्यूमेंट है वो बड़ा हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है। उन्होंने लिखा था हमारा फॉरेन पॉलिसी के बारे में सोचना ही, उस वक्त 1927 में उन्होंने एंटी इंपीरियलिज्म कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए थे ब्रसेल्स। तो वहां बैठ के उन्होंने लिखे थे कि अभी भारत का फॉरेन पॉलिसी सोचना ही कुछ लोगों को थोड़ा समस्या होगा, क्योंकि हम आजाद भी नहीं हुए थे, आजादी नहीं मिला था। तो उन्होंने कहा कि फिर भी हमको सोचना चाहिए। और उनका फर्स्ट पैराग्राफ में, जो 1927 का फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, उन्होंने कहा था हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है डोमेस्टिक पॉलिसी से प्रभावित होगा। और डोमेस्टिक पॉलिसी क्या, कैसे होगा? तो उन्होंने आर्थिक स्थिति क्या होगा भारत का, वो प्रभाव करेगा हमारा फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा, जो भारत में इतने सारे माइनॉरिटीज है, मुस्लिम माइनॉरिटी एक बहुत बड़ा भाग पॉपुलेशन का 27 में थे, अभी भी तो 12-14% भी है। उन्होंने कहा था हम उनको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे अधिकार, किस टाइप का अधिकार देंगे, उनका स्थिति क्या होगा, वो भी हमारा फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करेगा। देखिए 1927 और हम अभी 2023 में, तो इसीलिए तो हमारा फॉरेन पॉलिसी में तो काफी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभी देखिए, जो बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन थे नुपुर शर्मा, तो उन्होंने क्या कहा, प्रोफेट के बारे में कुछ कह दिया। पहली बार हमारा भारत का आजादी इतिहास में पहली बार गल्फ कंट्री से बहुत सारे कंट्रीज पूरा उन्होंने विरोध किया। कुछ लोगों तो बोले इंडियन चीज को, इंडियन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करो। बड़ा दुख हुआ मुझे देखने के कि प्रधानमंत्री का जो एक पिक्चर है उन्होंने कूड़ादान में भी लगा दिया था। तो ये जो समस्या है, एंड इमीडिएटली वो जो स्पोक्स पर्सन थी उनको निकाला गया पार्टी से, और बहुत सारे स्टेटमेंट दिया गया कि हमारा ये सारे माइनॉरिटीज का अधिकार संविधान में लिखा गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखो पॉइंट इज, आप डोमेस्टिकली जो स्थिति पैदा करेंगे उस हिसाब से हमारा इमेज पूरा विश्व में, पूरी दुनिया में वही इमेज होगा।
तो इसीलिए नेहरू को मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं कोट किया 1927 जो डॉक्यूमेंट था फॉरेन पॉलिसी का, तो उन्होंने देखिए 20 साल आजादी का 20 साल पहले भी सोचा था कि अगर हम ये माइनॉरिटीज को या हमारा कुछ पॉपुलेशन को किसी भी कारण से, चाहे जात के कारण हो या धर्म के कारण या कोई भी कारण, अगर हम ठीक तरह ट्रीट नहीं करेंगे, समान अधिकार नहीं देंगे या उनके खिलाफ कोई भी ऐसे पदक्षेप लगे जो उनका जो सेफ्टी सिक्योरिटी में आंच आएगा, तो ये तो स्वाभाविक से हमारा छवि के ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा, बहुत बहुत कुप्रभाव पड़ेगा। और देखिए अभी जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी और हमारा जो प्रधानमंत्री है, जो हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था यूएसए में, वहां प्रधानमंत्री बोलने से पहले, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो प्रोग्राम में वन सीनेटर या कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, उन्होंने कहा था कि भारत को गांधी नेहरू के विजन से वो रास्ते में चलना चाहिए भारत को। अच्छा, ये जो गांधी नेहरू का विजन उन्होंने जो हाउडी मोदी प्रोग्राम में बोला था, इसके बाद प्रधानमंत्री बोले, ट्रम्प बोले, जो भी है, तो इसका मतलब है ये जो इंक्लूसिव विजन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन है, जहां माइनॉरिटीज के लिए सेफगार्ड है, सबको समान अधिकार है, ये जो समस्या हम अभी देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल विजन से हम बहुत दूर हट रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर हो या कोई भी मंत्री हो, तो सारे तो संविधान जो शपथ लेते हैं, संविधान को तो संविधान से शपथ, उनका शपथ आता है, संविधान को हाथ रख के तो उन्होंने बोलते हैं ना। तो अगर यहाँ अभी देखिए इंक्रीजिंगली क्या हुआ है इंडिया में, पहली बार मैं तो जेनोसाइड का कॉल सुन रहा हूं। मेरे साथ शायद सारे विद्वान जो हैं यहाँ बैठे हैं, वो सारे एक मत हो गए कि हम तो कभी धर्म संसद, कोई सांसद, कोई तो ऐसे मुझे तो याद नहीं है एटलीस्ट, कि एक वर्ग को, एक समाज का, हमारा देश का एक नागरिकों को धर्म के आधार पे उनसे इकोनॉमिकली, सोशली बॉयकॉट करो। वो जो ठेला गाड़ी में जो एक आदमी बेचता है, उनसे भी मत खरीदो, उनका तो ये शिक्षा मिल जाएगा उनको। ये सारे चीज क्या है? आई मीन अभी देखिए, ये भारत श्री गोपाल गांधी ने एक बड़ा अच्छा लेख लिखे थे। उन्होंने लिखे थे कि, और ये बीजेपी का एक एमपी लोकसभा में गोपाल गांधी को कोट किया 2-3 साल पहले। मैंने गोपाल गांधी को फोन करके बोला कि सर, यू हैव बीन कोटेड बाय ए बीजेपी एमपी। और क्या कोट था? भारत 3 चीज के लिए पूरा विश्व में जाने जाते हैं, पूरा भारत को लोग जानते हैं। एक है ताजमहल, 2 है महात्मा गांधी, 3 है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अच्छा, अभी तो ताजमहल को भी उन्होंने तोड़ने के लिए एक बीजेपी एमएलए फ्रॉम आसाम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे, एक वीडियो भी है। अच्छा, जो चीज के लिए भारत दुनिया भर में जाने जाते हैं, अगर उसको तोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? अच्छा, नाम बता देता हूं, असम के एमएलए हैं रूप ज्योति। उन्होंने कुतुब मीनार और ताजमहल को तोड़ के हिंदू। अच्छा, अगर ऐसे सोच, ताजमहल को तोड़ने के लिए मुझे कोई एक थिंग ऑफ ब्यूटी को, अभी देखिए होम मिनिस्टर ने क्या कहा, गुजरात या कोई किस जगह में, पहले तो जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी विदेश में जाते थे, वो पहले ताजमहल का रिप्लिका एक उपहार से देते थे दूसरों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को।
मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो भगवत गीता देते हैं। अच्छा, तो ये जो बाइनरी है, ताजमहल भगवत गीता, वो बाइनरी क्या एक संदेश भेजता है? ये संदेश है कि सर एक आप तो ए, राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी के प्रेस सचिव रहे हैं, ओएसडी रहे हैं, जी आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं, तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल सेट किए थे फॉरेन की जब सॉइल पे जाते थे? आप तो उनके साथ जाते थे हमेशा। मैं ये देखिए, ये जो इमीडिएट संदर्भ है कि ताजमहल देते थे, अभी मोदी जी भगवत गीता दे रहे हैं। मुझे याद है जब प्रेसिडेंट नारायणन फ्रांस गए थे, उन्होंने एक गणेश की प्रतिमा प्रेसिडेंट चिराग को गिफ्ट में दिए थे। और हम जो वापस जब आ गए, प्रेसिडेंट चिराग से एक चिट्ठी आया कि थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट गणेश एंड आई हैव केप्ट इट इन माय पर्सनल ड्राइंग रूम। तो ये देखिए, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। ये सिर्फ ताजमहल नहीं, या सिर्फ गणेश नहीं, या कुछ भी, इट इज, ये प्लुरलिस्टिक कंट्री है। ये once President Narayanan went to a university, he actually फ्रांस का टुलूज में ये जो एयरबस का फैक्ट्री है, टुलूज में उन्होंने सत्यजीत रे का एक पोर्ट्रेट में गिफ्ट किए थे एक फ्रेंच फिल्म मेकर को, बिकॉज सत्यजीत रे फिल्म्स इतने लोग पसंद करते हैं। There is an interview of a taxi driver of France, because वो इस टैक्सी ड्राइवर ने बोला था कि आई लव सत्यजीत रे फिल्म्स। तो देखिए, सत्यजीत रे, can we say he's a Bengali only? I mean, his films, वो जो अपूर संसार से जो अपूर ट्रियोलॉजी है, उनको तो ऑस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कार मिला है, ऑस्कार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो पॉइंट इज, एंड हम क्या सत्यजीत रे को हिंदू की चश्मा से देखेंगे, बंगाल की चश्मा में देखेंगे? अरे वो तो जब इंडियन है, ही हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फ्रॉम फ्रांस। तो क्वेश्चन इज, अगर हम इंडिया का इमेज ऐसे बनाएंगे, हमारा होम मिनिस्टर ऐसे बनाएंगे, हमारा लॉ मेकर ऐसे बनाएंगे, एक बीजेपी एमपी तो बोला कि उसको मार के काट दो, उसको बाइकआउट करो। सो अगर जो जवाहरलाल नेहरू 1927 में जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल, ये तो हर एक भारतीय को पढ़ना चाहिए वो आर्टिकल। उन्होंने लिखा था कि हमारा फॉरेन पॉलिसी, हमारा इमेज भारत के बाहर वो प्रभावित होगा, हम कैसे, हम लोगों को किस तरह हम देखते हैं, हमारा लोगों को डोमेस्टिक पॉलिसी डिटरमाइंस आवर फॉरेन पॉलिसी, इट्स अ फेमस स्टेटमेंट। सो देयरफॉर ये जो अभी अगर बोलेंगे आई एम ए नेशनलिस्ट बिकॉज आई एम ए हिंदू, लाहिरी साहब बोलेंगे आई एम ए नेशनलिस्ट बिकॉज आई एम ए बंगाली, आप बोलेंगे आई एम ए नेशनलिस्ट बिकॉज यू स्टे इन पुणे या महाराष्ट्र, व्हाटएवर इट इज। इफ आई से आई एम ए नेशनलिस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उड़ीसा, ये नेशनलिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं? रिमेंबर 2013 में मैं बॉम्बे में गया था, उस वक्त मिस्टर मोदी वाज द चीफ मिनिस्टर। मैं जिस होटल में था वो 19th फ्लोर था, एक पार्लियामेंट्री कमेटी टूर में गया था। मैं जब बालकनी से देखा, ह्यूज बोर्ड, मिस्टर मोदी का पिक्चर है और 2 लाइन लिखा है, मैं हिंदू हूं इसलिए मैं नेशनलिस्ट हूं। सो व्हेन यू रिड्यूस nationalism to religion, then there is a problem. So जो गोपाल गांधी ने लिखे थे, इंडिया इज नोन फॉर ताजमहल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी को तो आप इतिहास से उनको किसी लिए मारा था, नाथुराम गोडसे, वो तो हटा दिया। नाथुराम गोडसे के बारे में बहुत सारी चीज भी हटा दिया। आई मीन पॉलिटिकल साइंस बुक्स अभी तो कंट्रोवर्सी आया है। जो गडसे का गुणगान करते हैं वो तो एमपी होके लोकसभा में बैठे हुए हैं, तो हमारा इमेज कैसे होगा? तो इसीलिए हमारा जो संविधान में सेकुलरिज्म, या आप देखिए ये केशवानंद भारती केस,
ये तो इमरजेंसी से पहले वो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। सेकुलरिज्म 77 में प्रियम्बल में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे वो इनकॉर्पोरेट किया गया था। लेकिन केशवानंद भारती प्रोबेबली 73, 72 का 71 का जजमेंट, उन्होंने तो उस जजमेंट में भी लिख दिया कि सेकुलरिज्म along with many others, parliamentary democracy वगैरह वगैरह, they're the basic structure of the constitution. जी। तो सेकुलरिज्म को प्रियम्बल से लाने से पहले ही हमारा सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, उसमें तो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में था। तो अगर आप बोलेंगे नहीं सेकुलरिज्म भारत में है बिकॉज हिंदूज आर इन मेजोरिटी, तो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन वो जो 51 का कॉन्स्टिट्यूशन है या जो 1950, उसमें सेकुलरिज्म कैसे आ गया? वहां तो मुस्लिम मेजोरिटी थे। इसीलिए धर्म के बेसिस पे अगर हम देखेंगे हमारा संविधान को, हमारा सेकुलरिज्म को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, और एट वंडर या 7 जो 8 वंडर के जो ताजमहल को, तो फिर भारत का इमेज तो खराब होता है। हम जो भारतीय के बोलते हैं, अभी मैं नंदिता हक्सर का एक आर्टिकल स्क्रॉल में पढ़ रहा था। उन्होंने ईद के तो बात ज्यादा डिटेल में कर पाऊंगा। जस्ट 1 मिनट में, आप जस्ट कंप्लीट। उन्होंने 8 साल की लड़की थी एक अफ्रीकन कंट्री में, उनका फादर थे, ही वाज अ डिप्लोमेट, फेमस डिप्लोमेट हक्सर साहब। तो उन्होंने एक somebody introduced my daughter, 8-year-old daughter, तो somebody from Africa, हुसैन। तो नंदिता हुसैन, ये तो इंडियन नेम है, हमारा कंट्री में भी हुसैन बहुत सारे हैं। तो ये जो भारतीयता के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो इस्लाम का हो, हिंदू का हो या सिख का हो, जो भी हो, ये अगर डैमेज होगा तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम होगा बाहर के, हिंदुस्तान के बाहर भी। So this is what I'm saying. So idea of India needs to be projected, and projection of idea of India means to respect all people, regardless of faith, language, religion, whatever it is. Thank you. जी बिल्कुल बिल्कुल साहू साहब, बहुत महत्वपूर्ण